हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें। तो आज मैं लेकर आई हूँ प्रिंट कल्चर चैप्टर फ्रॉम हिस्ट्री क्लास 10th। और मैंने इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में एसोसिएट किया है गणेश चतुर्थी से, क्योंकि गणेश चतुर्थी आ रही है तो हमारी भी हर चीज़ में गणेश जी का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में को मैंने एक तरीके से गणेश जी से लिंक किया है। होप आपको मेरी बनाई हुई कहानी, मेरी सेल्फ फॉर्मिंग कहानी जो है वो बहुत पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं कहानी पर। देखिए, आज जो हम किताबें पढ़ रहे हैं, आज जो हम सब कुछ पढ़ पा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं ऑफिस में, बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, हमारे बच्चे किताबें पढ़ पा रहे हैं, कभी ना कभी इसका भी इतिहास कुछ अलग था। क्या इतिहास था? और हम ये कह सकते हैं कि जब पहले के समय में किताबें छापी जाती थी, कुछ बहुत साल पहले, तो वो किताबें कैसे छपती थी? क्या वो किताबें भी ऐसी ही लगती थी जैसी आज हम किताबें पढ़ रहे हैं? नहीं। हर चीज़ को मॉडर्न होने में, हर चीज़ को अपने अपने समय से गुज़रना ही पड़ता है। तो वही चीज़ प्रिंट कल्चर के साथ भी थी कि प्रिंट कल्चर जब आया तो वो कुछ अलग तरीके का था। समय के साथ साथ प्रिंट कल्चर में भी इनोवेशंस हुए। प्रिंट कल्चर में इनोवेशंस हुए तो धीरे धीरे करके बुक्स जो थी उनकी फॉर्म इंटरेस्टिंग होती चली गई, और बुक्स की फॉर्म इंटरेस्टिंग हुई तो लोग बुक्स में इंटरेस्ट लेने लग गए, और धीरे धीरे करके लोग पढ़ना लिखना सीख गए। और जब इंसान पढ़ना लिखना सीख जाता है तो पढ़ने लिखने का सबसे बड़ा असर इंसान के दिमाग में होता है, और वो ऐसा असर होता है कि इंसान खुल के अपने विचार रख सकता है। कुछ ऐसा ही प्रिंट कल्चर ने भी किया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऐसा ही चमत्कार कुछ प्रिंट कल्चर ने किया। अब वो चमत्कार जो हुआ वो हमारे गणेश जी के प्रताप से हुआ, हमारे गणेश जी के आशीर्वाद से हुआ। बात उस समय की है जब गणपति जी यूरोप, चाइना और भारत घूमने निकले थे। तो सबसे पहला देश जहाँ गणपति जी पहुँचे वो था चाइना। तो वहाँ पर गणपति जी घूमे। गणपति जी की नज़र वहाँ पर चाइना के प्रिंटिंग पैटर्न पे पड़ी कि भाई चाइना में किताबें कैसे छपती हैं, क्योंकि गणपति जी तो हैं बुद्धि के देवता। तो उनको तो किताबें, विद्या, ये सब चीज़ें उन्हें तो बहुत पसंद आती हैं। तो गणपति जी इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने में लग गए कि यहाँ यहाँ किताबें छपती कैसे हैं, यहाँ पर जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो लिखी कैसे जाती हैं। तो गणपति जी गए इस चीज़ की तहकीकात करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि चाइना में गणपति जी ने क्या देखा, कि पहले किस तरीके से किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी पिक्चर को छापा जाता था और उसे किताब का रूप दिया जाता था। बात करते हैं हम AD 594 की। उस समय पर जो बुक्स होती थी वो चाइना में बाय रबिंग पेपर छपती थी। मतलब दो पन्ने लिए जाते थे, एक पन्ने पे कुछ लिखा रहता था और दूसरा पन्ना खाली रहता था। तो दोनों पन्नों को आपस में मिला के रब किया जाता था। तो जो इम्प्रिंट एक पन्ने पे होता था वो दूसरे पन्ने पर भी छप जाता था। इस तरीके से प्रिंटिंग चलती थी चाइना में। तो भाई हमारे गणेश जी को भी ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसके बाद गणेश जी को एक और चीज़ चाइना में नज़र आई, वो थी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। आप लोगों ने भी वुड ब्लॉक प्रिंटिंग देखी होगी। आज की तारीख में जो हमारी मॉडर्न तरीके से मेहंदियाँ लगती हैं कि वुडन ब्लॉक्स होते हैं और उनको सिर्फ हमारे हाथ पे छाप दिया जाता है, उसी तरह की वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग चाइना में उस समय चलती थी। तो हमारे गणेश जी को ये बात भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसके बाद
गणेश जी को एक और बात का पता चला कि वहाँ पर शीट्स जो होती थी चाइना में, वो पोरस होती थी। पोरस मतलब बहुत पतली, बहुत ज़्यादा, आप ये कह सकते हैं थिक नहीं होती थी, बहुत ज़्यादा पतली शीट्स होती थी। तो उन शीट्स को भी क्या किया जाता था, उन शीट्स को दोनों तरफ से या फिर एक तरफ से स्टिच किया जाता था, जिससे वो स्टिच की क्वालिटी या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो स्टिच थोड़ी, वो जो शीट है वो थोड़ी मजबूत रहे। क्योंकि चाइना में जो शीट्स होती थी वो बहुत ही पतली हुआ करती थी। तो गणेश जी को ये बात भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि गणेश जी तो गए इस वजह से थे कि मैं देखूं तो सही कि भाई किस देश के लोग कितने विद्वान हैं, किनको और ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत है। तो ये भी गणेश जी को पता चला कि चाइना में जो शीट्स होती थी, किताबें या फिर आप ही कह सकते हैं पन्ने जो होते थे, वो बहुत पोरस हुआ करते थे, बहुत पतले हुआ करते थे। उन्हें स्टिच करना पड़ता था जिससे वो थोड़े मजबूत हो जाए। और जब पन्नों की बात आई तो फिर किसी ने गणेश जी को ये भी बताया कि वहाँ चाइना में एक अकॉर्डियन बुक है। वो अकॉर्डियन बुक जो है वो इसी मेथड से प्रिपेयर हुई है। मतलब उस किताब के पन्ने बहुत पतले हैं और उनको स्टिच किया गया है, जिससे वो किताब जो है वो थोड़ी मजबूत हो जाए और उसके पन्ने थोड़े मजबूत हो जाएं। तो भाई गणेश जी तो सुनकर बहुत खुश हुए कि भाई इंसान में बुद्धि तो है, इंसान अलग अलग तरीके से अपनी बुद्धि लगाता तो है। उसके बाद गणेश जी की नज़र पड़ी वहाँ के क्राफ्टमैन्स पर। वो क्राफ्टमैन जो थे वो एक्सपर्ट थे कैलीग्राफी में। कैलीग्राफी मतलब अलग अलग तरीके की हैंड राइटिंग्स में। तो भाई गणेश जी बहुत खुश हुए कि भाई इन लोगों की लिखाई तो बहुत सुंदर है। और वो जो क्राफ्टमैन थे वो इतने बढ़िया थे कि गणेश जी ने उनको मनी मन शाबाशी दे दी, क्योंकि वो कुछ भी एग्जैक्टली पूरी एक्यूरेसी के साथ कॉपी कर सकते थे। चाइना की प्रिंटिंग की ये भी एक खास बात थी। उसके बाद चाइना में ज़्यादातर जो प्रिंटिंग मटेरियल आता था वो सारा मटेरियल इंपीरियल स्टेट से आता था। इंपीरियल स्टेट वो जगह जहाँ पर चाइना की हाईएस्ट अथॉरिटी बैठी हुई थी। तो हमारे गणेश जी वहाँ भी पहुँचे कि भाई देखूं तो सही ये इंपीरियल स्टेट क्या है, जहाँ से ये सारा प्रिंट की किताबें विताबें सब आ रही हैं। तो वहाँ पर जब गणेश जी गए तो गणेश जी को ये भी पता चला कि वहाँ चाइना में जो एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विसेज का, उसकी किताबें भी इंपीरियल स्टेट से ही आती हैं। तो भाई गणेश जी बहुत खुश हुए कि भाई लोग तो बहुत तरक्की कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, और वो किताबें वहाँ इंपीरियल स्टेट जहाँ पर हाईएस्ट अथॉरिटी बैठती है वहाँ से बन के आ रही हैं। तो गणेश जी को चाइना की ये बात भी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसके बाद धीरे धीरे करके ये जो सिविल सर्विसेज की बात थी ये थी 16th सेंचुरी की। धीरे धीरे करके क्या हुआ, यूज़र जो थे, किताबों के जो यूज़र थे वो बढ़ते चले गए। क्योंकि जब गणेश जी को ये पता चला कि भाई ये देश इतनी मेहनत कर रहा है प्रिंट कल्चर को आगे पहुंचाने में, किताबों को बनाने में और सारी चीज़ों की मेहनत करने में, तो क्यों ना मैं भी एक चमत्कार करूं। तो 17th सेंचुरी में गणपति जी ने क्या चमत्कार किया कि सबसे पहले तो यूज़र जो थे वो प्रिंट के बढ़ा दिए। मतलब अब किताबें बहुत सारे लोग यूज़ किया करते थे 17th सेंचुरी में। मर्चेंट्स जो थे, जो वहाँ के व्यापारी थे चाइना के, वो किताबें यूज़ करते थे अपने ट्रेडिंग पर्पस की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। मतलब व्यापार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उन्हें ऐसे मिलती थी। उसके अलावा अब गणपति जी ने ऐसा चमत्कार किया कि लोग रीडिंग जो थी वो अपने लेजर टाइम में भी करने लग गए।
कि मतलब लोग अब जब खाली बैठे रहते थे तो अपना टाइम पास करने के लिए या फिर अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए भी किताबें पढ़ने लग गए। उसके बाद जो अमीर घर की औरतें थी वो भी धीरे धीरे किताबों में इंटरेस्ट दिखाने लग गई, और वो क्या करती थी, वो किताबें पढ़ती भी थी और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में किताबों में लिखा भी करती थी। क्योंकि गणपति जी तो ये चाहते थे कि भाई औरत और आदमी सब इक्वल माने जाएं। तो जिस तरीके से गणपति जी ने मर्चेंट्स वगैरह को आगे बढ़ाया कि आप लोग भी वही ट्रेड की इंफॉर्मेशन पढ़ो, आपको इतनी बुद्धि मिले, उसी तरीके से औरतों को भी गणेश जी ने बुद्धिमान बनाया चाइना की। और उसके बाद क्या हुआ कि औरतें भी पढ़ने लग गई और अपने एक्सपीरियंसेस को लिखने भी लग गई। और फिर गणपति जी को लगा कि भाई बहुत लोग मेहनत करते हैं, बहुत समय लगता है इस मेहनत में, तो क्यों ना इनको एक वरदान दिया जाए। और वो वरदान जो दिया गया वो था मैकेनिकल प्रिंटिंग का। और वो मैकेनिकल प्रिंटिंग सबसे पहले गणपति जी ने शंघाई में इंट्रोड्यूस करी कि शंघाई में मैकेनिकल प्रिंटिंग आएगी। तो सबसे पहले जो प्रिंट कल्चर मैकेनाइज्ड हुआ चाइना में, वो गणपति जी के प्रताप से हुआ शंघाई में। और शंघाई बन गया था हब ऑफ न्यू प्रिंटिंग कल्चर। और इस तरीके से शंघाई में नया प्रिंटिंग कल्चर आया, मैकेनिकल प्रिंटिंग चालू हुई। जो सारा काम पहले हाथ से होता था, भाई गणपति जी बहुत इम्प्रेस हुए कि चाइना तो भाई बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत कर रहा है। तो गणपति जी ने मैकेनिकल प्रिंटिंग का वरदान चाइना को दे दिया। और इस तरीके से शंघाई में सबसे पहले प्रिंट कल्चर आया मैकेनिकल, और धीरे धीरे करके चाइना के और शहरों में भी ये प्रिंट कल्चर पहुंचता चला गया। तो इस तरीके से वरदान दिया गणपति जी ने चाइना को प्रिंट कल्चर का, और वो प्रिंट कल्चर जो मैकेनिकल था। उसके बाद गणपति जी निकले आगे घूमने के लिए जापान। अब देखिए जापान में गणपति जी को क्या क्या देखने को मिला। जापान में गणपति जी को देखने को मिला कि जो बुद्धिस्ट मिशनरी थे, जो बौद्ध धर्म को प्रमोट करने के लिए अपना सारा जीवन लगाते थे, वो लोग हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं चाइना से जापान। तो गणपति जी बहुत खुश हुए कि भाई मेहनत जो है वो एक ही देश नहीं, हर देश कर रहा है। तो गणपति जी को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि भाई बुद्धिस्ट मिशनरीज जो है वो चाइना से जापान हैंड प्रिंटिंग का कल्चर, हाथ से जो प्रिंट होता था उसका कल्चर लेके पहुँचे। और वो पहुँचे AD 768 से 770 के बीच में। उसके बाद गणपति जी को वहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब देखने को मिली जिसका नाम था बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र। वो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र जो किताब थी वो प्रिंट हुई थी AD 868 में। और उस किताब के 6 पन्ने थे, क्योंकि उस समय तो 6 पन्ने होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि हाथ से चीज़ें लिखी जाती थी तो टाइम कंज्यूमिंग भी होती थी, लोगों की मेहनत भी लगती थी। तो भाई गणेश जी को ये सब देखकर बहुत अचंभा हुआ कि भाई इंसान कितनी मेहनत कर रहा है और इंसान को हमेशा अपना कर्म करना भी चाहिए। तो वो जो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्र किताब थी वो जापान में पब्लिश हुई थी, प्रिंट हुई थी 868 AD में, और उसमें करीब 6 शीट्स थी। और ये कहा गया था कि उस किताब के अंदर कुछ चीज़ें वुडन ब्लॉक इलस्ट्रेशंस भी लगाए गए थे। इट मीन्स वुडन ब्लॉक इलस्ट्रेशन मतलब जो लकड़ी के सांचे होते हैं जिन पर डिज़ाइन बना रहता है, उनसे पिक्चरें भी उस किताब में छापी गई थी। उसे कहते हैं वुड ब्लॉक इलस्ट्रेशन। तो गणपति जी को भाई वो किताब बहुत भाई कि इतनी सुंदर किताब, बहुत ही सुंदर किताब।
और ये सबसे पुरानी जापानीज बुक थी। उसके बाद पिक्चर्स जो थी, धीरे धीरे करके अब गणपति जी निकले मार्केट की तरफ। तो भाई मार्केट में गणपति जी को कपड़ों पे भी पिक्चर्स दिखे, प्लेइंग कार्ड्स जो ताश के पत्ते होते हैं उन पर भी पिक्चर्स दिखे, पेपर मनी जो नोट होते हैं उन पर भी पिक्चर्स दिखे। तो भाई गणपति जी बहुत खुश हुए कि भाई यहाँ तो हर चीज़ में किसी ना किसी की शक्ल, किसी ना किसी की ड्राइंग नज़र आ रही है, तो चीज़ें अपने आप ही आँखों को आकर्षित कर रही हैं। गणपति जी बहुत खुश हुए। उसके बाद सबसे पहली जो पेंटिंग्स आई थी वो आई थी जापान में, टोक्यो में। और टोक्यो को पहले ईडो कहा जाता था, EDO। तो जब गणपति जी वहाँ पर पहुँचे ईडो, टोक्यो, तो गणपति जी ने बहुत सारी पेंटिंग्स देखी। जो सबसे पहले पेंटिंग्स की टेक्निक थी वो टोक्यो से यहाँ पर आई थी। पेंटिंग्स में अर्बन कल्चर देखने को मिल रहा कि भाई शहर में लोग कैसे रहते हैं, तो गणपति जी को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। उसके अलावा टी हाउस गैदरिंग, कि भाई यहाँ तो चाय भी इतने मज़े से पीते हैं, उसकी भी पेंटिंग गणेश जी ने देखी। उसके अलावा लाइब्रेरीज देखी गणपति जी ने कि भाई इतना बड़ा किताबों का संग्रहालय यहाँ पर बना हुआ है और उनमें हर तरीके की किताबें। गणेश जी तो पूरी लाइब्रेरी आराम से घूमते रहे टोक्यो जाकर। हर तरीके की किताब, चाहे वो टी हाउस गैदरिंग की हो, चाहे वो कैलकुलेशंस की हो, चाहे वो फ्लावर अरेंजमेंट की हो, चाहे वो कुकिंग की हो, चाहे वो फेमस प्लेसेस की हो, हर तरीके की किताब उस लाइब्रेरी में थी। तो गणेश जी को तो बहुत खुशी हुई कि भाई इंसान तो बहुत बुद्धिमान हो रहा है। बहुत अच्छा लगा गणपति जी को जापान घूमकर। फिर उसके बाद गणपति जी ने सोचा कि भाई जापान में भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो मैं तरक्की चाइना में कर आया मैकेनिकल प्रिंटिंग की, वो अब जापान में आ रही है। पिक्चर्स भी जापान में छप रही हैं, सब चीज़ें जापान में हो रही हैं। तो गणेश जी को जापान भी देखकर बहुत खुशी हुई। अब गणपति जी पहुँचे अपनी थर्ड जगह पे, जो कि थी यूरोप। तो गणपति जी जब यूरोप पहुंचे तो भी गणपति जी को बहुत कुछ देखने को मिला। तो गणपति जी ने यूरोप पहुंचकर क्या क्या देखा, आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो गणपति जी यूरोप जिस रूट से पहुंचे वो रूट था सिल्क रूट। तो गणपति जी जब सिल्क रूट से ट्रैवल कर रहे थे तो गणपति जी ने ये देखा कि भाई ये रूट से तो बहुत सारा सामान भी जा रहा है। और वो सामान कौन सा था? सिल्क, स्पाइसेस, मसाले, जो कहाँ जा रहे थे? जो चाइना से यूरोप जा रहे थे। तो गणपति जी को वो देखकर भी बहुत अच्छा लगा कि भाई लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे से भाईचारा भी रखते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे की चीज़ों को बदल बदल कर ले भी रहे हैं। तो गणपति जी को बहुत अच्छा लगा। गणपति जी का सिल्क रूट का सफ़र बहुत बढ़िया रहा। उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट्स पर गणपति जी की नज़र पड़ी। मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं जो अर्लीस्ट हैंड राइटिंग्स होती हैं। आज हमारी जो हैंड राइटिंग्स हैं, हमारी जो लैंग्वेजेस हैं जो हम पढ़ रहे हैं वो मॉडर्न हैं, उन्हें सिंप्लीफाई किया गया है। लेकिन जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ हैंड राइटिंग थी उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है, या फिर हिंदी में हम उसे लिपि भी कह सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि से आई है। तो गणपति जी ने उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को देखा तो गणपति जी बोले, वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आगे चल के यही मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं ये खूब अच्छी अच्छी भाषाओं की उत्पत्ति में अपना योगदान देंगी। तो गणपति जी को मैन्यूस्क्रिप्ट्स बहुत पसंद आई यूरोप में। और गणपति जी को ये भी अच्छा लगा कि चाइनीज़ पेपर भी
चाइना से यूरोप पहुंचा था। चाइना सिर्फ अपना सामान ही यूरोप नहीं पहुंचा रहा था, चाइनीज पेपर भी चाइना से यूरोप पहुंचा। उसके अलावा 1295 में गणपति जी जो थे उनको मिला एक एक्सप्लोरर जिसका नाम था मार्को पोलो। वो एक्सप्लोरर गणपति जी को मिला 1295 में, और वो एक्सप्लोरर जो था उसको गणपति जी ने बहुत शाबाशी दी। क्यों दी? क्योंकि वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का सिस्टम चाइना से इटली लेके जा रहा था। तो गणपति जी को उसकी ये बात बहुत पसंद आई कि बेटा बहुत अच्छी बात है कि तुम वुड ब्लॉक प्रिंटिंग का सिस्टम जो चाइना में चलता था उसका सीख तुम और देशों को भी दे रहे हो। तो ये बात 1295 में गणपति जी को मार्को पोलो की बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि मार्को पोलो एक एक्सप्लोरर थे, अलग अलग जगह पे घूमना, अलग अलग चीज़ों की खोज करना, उनको अपने देशों तक पहुंचाना उनका काम था। और गणपति जी सैर पे निकले हुए थे, तो दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद यूरोप में जो अमीर लोग होते थे उनकी नगरी में गणपति जी पहुंचे, तो उन्होंने ये देखा कि भाई अमीर लोगों के तो यूरोप में कुछ अलग ही ठाट बाट है। कैसे ठाट बाट? ऐसे ठाट बाट कि उनके लिए तो जो प्रिंट होता था वो भी कुछ अलग ही तरीके से होता था, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग होता था। कैसे? कि उनके लिए लग्जरी एडिशंस तैयार किए जाते थे। लग्जरी एडिशंस मतलब क्या? कि उनके अकॉर्डिंग किताबों की डिज़ाइनें, उनके अकॉर्डिंग किताबों में कोई पन्ना ब्लैंक छोड़ना है तो ब्लैंक छोड़ना, उनके अकॉर्डिंग किताब को तैयार किया जाता था। तो गणपति जी को ये बात बहुत अच्छी लगी कि भाई अमीर लोगों के तो यहाँ यूरोप में कुछ अलग ही ठाट बाट है। और उनकी जो लिखाई होती थी वो वेलम पे की जाती थी। वेलम होता है पार्चमेंट। पार्चमेंट आप कह सकते हैं एक तरीके से जो पार्चमेंट शीट आती है जिसे हम बटर पेपर कहते हैं, उस तरह का पार्चमेंट पेपर होता है वेलम। तो वो उस समय बहुत फेमस हुआ करता था, और उसकी अर्लीस्ट फॉर्म जो होती थी वो एनिमल स्किन्स की जो पार्चमेंट होते थे वो भी होते थे। तो उस पर जो अमीर लोग होते थे वो लिखवाते थे कुछ, जो भी उनके इच्छा के हिसाब से होता था। तो गणपति जी को ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि भाई देखो इंसान कितना अपना दिमाग लगा रहा है कि अपनी इच्छा के अनुसार भी किताबें छपवा रहा है। तो गणपति जी ये देखकर बहुत खुश हुए। उसके बाद गणपति जी पहुँचे बुक फेयर में, किताबों के मेले में। वहाँ गणपति जी को खूब आनंद आया। किताबें ही किताबें, बुद्धि ही बुद्धि बट रही थी, नॉलेज ही नॉलेज बट रही थी, हर चीज़ की नॉलेज बट रही थी। तो पूरे यूरोप में गणपति जी ने बुक फेयर घूमे। उसके बाद प्रोडक्शन जो था वो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट का बढ़ता चला गया यूरोप में। और एक बुक सेलर के पास 50 स्क्राइबर्स काम करते थे। स्क्राइबर्स वो होते हैं जो मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करते थे। तो गणपति जी को ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि भाई अब तो यहाँ भी हाथ से लिखने का सिस्टम आया है। एक बुक सेलर के अंडर 50-50 स्क्राइब काम कर रहे हैं। लेकिन गणपति जी को कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उस हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट में कुछ खराबियाँ भी थी जो गणपति जी को पसंद नहीं आई। वो खराबियाँ क्या क्या थी? सबसे पहले तो वो खराबी थी कि किसी भी चीज़ को कॉपी करना, लिखना बहुत मेहनत का काम होता था, बहुत कॉस्टली होता था। सबसे पहली चीज़ तो बहुत पैसा लगता था उसके लिए। तो गणपति जी को लगता था कि भाई ऐसे भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो बहुत मेहनत का काम था, मैन्यूस्क्रिप्ट को जॉट डाउन करना, कॉपी डाउन करना। तो गणपति जी को बेचारे स्क्राइब्स के ऊपर दया भी आई कि इनका काम कितना लेबोरियस है, कितना मेहनत का है। ये बात भी गणपति जी को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद
गणपति जी को एक और बात लगी कि भाई ये मैन्यूस्क्रिप्ट को कॉपी करना तो बहुत समय समय बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि ये काम तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो गणपति जी को ये बात भी अच्छी नहीं लगी। उसके अलावा मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रेजाइल थी, मतलब हर कोई उन्हें समझ ही नहीं पाता था। तो इतनी मेहनत भी करो और कोई उसे समझ भी ना पाए, तो ये तो गलत है। तो गणपति जी को ये बात भी पसंद नहीं आई। उसके बाद मैन्यूस्क्रिप्ट को हार्ड था हैंडल करना, क्योंकि मैन्यूस्क्रिप्ट के जो पन्ने होते थे वो ज़्यादा प्रॉपर नहीं होते थे, क्योंकि पहले पन्नों की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो गणपति जी को लगा कि भाई ये लोग बेचारे इतनी मेहनत भी करते हैं, किसी को समझ में नहीं आए और एक इन पन्नों को संभालो। तो ये बात भी गणपति जी को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद एक बात गणपति जी को ये गलत लगी कि उन्हें आसानी से पढ़ना नहीं आया मैन्यूस्क्रिप्ट को। कुछ लोग जिनको नॉलेज थी बस वो पढ़ सकते थे और लोग इनको पढ़ नहीं सकते थे। तो फिर इतनी मेहनत करने का क्या काम। गणपति जी को ये सारी समस्याएं दिखी हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट में। तो ये बात थी जो गणपति जी ने देखी यूरोप में जाकर। अब उसके बाद गणपति जी को लगा कि भाई यूरोप का भी प्रिंट कल्चर अब थोड़ा बढ़िया करना पड़ेगा। तो गणपति जी ने सीख दी वहाँ के एक बंदे को जिसका नाम था ग्विंटेनबर्ग। ग्विंटेनबर्ग जो था वो एक मर्चेंट का बेटा था। तो उस लड़के ने, जब वो छोटा सा था, तो उसने अपने आसपास खूब खेत खलियान वो सब चीज़ देखी थी, और उसने बचपन से ही दो प्रेस भी देखी थी, ऑलिव प्रेस और वाइन प्रेस। तो उसे ये पता था कि प्रेसों में काम कैसे किया जाता है, और उसकी खुद की भी यही इच्छा थी कि मैं आगे चल के एक प्रिंटिंग प्रेस खोलूँगा। तो उसको सीख गणपति जी से मिली। गणपति जी ने कहा कि बेटा प्रिंट कल्चर को कुछ बढ़िया बना। तो उसने क्या किया, अपनी पास्ट की नॉलेज ऑलिव और वाइन प्रेस से जो उसको बचपन से नॉलेज मिली थी, उन नॉलेजों को गैदर करके उसने एक नई प्रेस बनाई, प्रिंटिंग प्रेस, जिसका नाम ग्विंटेनबर्ग प्रेस रखा गया। और वो ग्विंटेनबर्ग प्रेस जो थी वो 1448 में उसने बनाई थी। उस ग्विंटेनबर्ग प्रेस में जो सबसे पहली किताब छपी वो थी बाइबल। वो इसलिए क्योंकि ग्विंटेनबर्ग जो था, ठीक है, वो क्रिश्चियन था। तो उसने सबसे पहला अपना जो प्रिंटिंग प्रेस में एडिशन निकाला वो बाइबल का निकाला। और बाइबल बुक जो थी उसकी 180 कॉपियाँ तैयार हुई 3 साल में। 180 कॉपियाँ 3 साल में तैयार हुई, वो उस समय की बहुत बड़ी बात थी। और ये उस समय का फास्टेस्ट प्रोडक्शन माना गया। तो गणपति जी ने ग्विंटेनबर्ग को बहुत शाबाशी दी, और ग्विंटेनबर्ग का पूरा नाम था जॉन ग्विंटेनबर्ग। तो गणपति जी बहुत खुश हुए। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके, हालांकि देखिए प्रिंटिंग होने लग गई, मैकेनिकली प्रिंटिंग प्रेस आ गई, लेकिन इंसान अपनी जड़ें आसानी से नहीं छोड़ता। तो यूरोप में भी ऐसा ही हुआ कि था कि टेक्नोलॉजी आई, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हैंड रिटन प्रिंटिंग को पूरी तरीके से रिप्लेस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उस समय तक भी लोग नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से घबरा रहे थे। ये सारी चीज़ें गणपति जी ने अपनी आंख से देखी, और उनको भी यही लगा कि भाई टेक्नोलॉजी तो आई है, लेकिन टेक्नोलॉजी को अभी यूज़ करने में, टेक्नोलॉजी के साथ हाथ से हाथ मिलाने में अभी लोगों को थोड़ा समय लगेगा। तो गणपति जी ने भी सोचा कि चलो ठीक है, इन्हें थोड़ा समय मिलना भी चाहिए। तरक्की हो वो ज़रूरी है, फिर चाहे वो धीरे धीरे हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
तो अब क्या था, हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि हैंड प्रिंटिंग को पूरी तरीके से टेक्निकल प्रिंटिंग रिप्लेस नहीं कर पाई थी। सबसे पहली चीज़, जो किताबें छपती थी उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी ऐसी ही होती थी कि ऐसा लगता था जैसे वो हैंड रिटन है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, बॉर्डर्स जो होती थी किताबों में वो उस समय भी हाथ से ही प्रिपेयर की जाती थी। टेक्स्ट प्रिंट हो जाता था लेकिन बॉर्डर्स हाथ से ही डिज़ाइन की जाती थी। उसके अलावा रिच लोगों के लिए किताबों में उनकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ब्लैंक स्पेस छोड़ी जाती थी जिससे वो किताबों को अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकें। उसके अलावा हर परचेज़र को फ्रीडम थी अपने हिसाब से डिज़ाइन चुनने की और अपने हिसाब से किसी भी पिक्चर को अपनी मनपसंद किताब में डलवाने की। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम ये कह सकते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी आई लेकिन टेक्नोलॉजी ने हैंड प्रिंटिंग को पूरी तरीके से नहीं जाने दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ 100 साल की। वो 100 साल थे 1450 से लेकर 1550 तक। ये 100 साल जो थे ये यूरोप के लिए एक वरदान साबित हुए जो गणपति जी ने जिसकी शुरुआत की थी। कैसे वरदान? इन 100 सालों में यूरोप में हर जगह प्रिंटिंग प्रेस खुल गई 1450 से लेकर 1550 तक। उसके अलावा प्रिंटर्स जो थे वो जर्मनी से लेकर और पार्ट में भी पहुंच गए प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। क्योंकि ये जो ग्विंटेनबर्ग प्रेस बनी थी ना, ये जर्मनी में बनी थी। ये जॉन ग्विंटेनबर्ग जो आदमी था ये जर्मनी का था। जर्मनी भी यूरोप में ही आता है। तो गणेश जी की प्रेरणा से इसने प्रेस खोली जिसमें इसने बाइबल की किताब से शुरुआत की और इसकी शुरुआत एक बहुत बड़ी लहर बन गई पूरे यूरोप के लिए। आने वाले 100 साल 1450 से लेकर 1550 तक सारी यूरोप में प्रिंटिंग प्रेसेस खुल गई। उसके अलावा प्रिंटर्स जो थे जो किताबें छापते थे वो जर्मनी से और भी सब जगह चले गए और सबको मदद की प्रिंटिंग प्रेसेस खोलने में। तो गणपति जी ये देखकर बहुत खुश हुए कि अगर एक इंसान को सीख दी गई तो उस इंसान ने औरों को भी सीख दी और खुद ही आगे नहीं बढ़ा और सबको भी अपने साथ आगे बढ़ाया। तो ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा विद द टाइम नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस ग्रू, प्रोडक्शन ऑफ बुक एज इट बूम। और देखिए समय के साथ गणपति जी के वरदान से किताबें बढ़ती चली गई, प्रिंटिंग प्रेस बढ़ती चली गई यूरोप में। और 15वीं सेंचुरी तक ऐसा हाल हो गया कि 20 मिलियन कॉपीज़ जो प्रिंटेड बुक्स की थी वो यूरोपियन मार्केट में पूरी तरीके से आ गई और सेलिंग भी उनकी होना स्टार्ट हो गई। और 16th सेंचुरी में 15वीं सेंचुरी में जो 20 मिलियन कॉपीज़ थी 16th सेंचुरी में उनका नंबर 200 मिलियन हो गया। और इतनी सारी किताबें गणेश जी की प्रेरणा से यूरोप में बिकने लग गई। उसके बाद आया रीडिंग पब्लिक का ज़माना। पहले क्या था कि पहले लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, लेकिन गणपति जी के प्रताप से जो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेसेस खोली, जो और सारे काम गणपति जी ने किए, उससे अब लोगों को भी धीरे धीरे रीडिंग में इंटरेस्ट आने लग गया। तो अब क्या हुआ, प्रिंटिंग प्रेसेस बनी। कॉस्ट जो थी वो बुक के प्रोडक्शन की कम हो गई क्योंकि जो काम हाथ से होगा वो महंगा होगा, जो मशीनों से होगा वो सस्ता होगा। तो अब जो किताबों की कॉस्ट थी वो भी कम हो गई। किताबों की कॉस्ट कम हो गई तो लेबर और टाइम दोनों बचने लग गए। लेबर और टाइम दोनों बचने लग गए तो बहुत सारी किताबें बनने लग गई और उन किताबों को लोग आसानी से खरीदने लग गए। तो ये चमत्कार, ये महिमा दिखाई हमारे गणपति जी ने।
उसके बाद क्या हुआ, पहले जो रीडिंग थी, हालांकि किताबें सबके लिए थी मार्केट में, लेकिन पहले जो रीड करते थे वो थे अलाइट लोग। एलाइट लोग वो होते हैं जो अमीर घर के होते हैं, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, पहले वही रीडिंग किया करते थे। और कॉमन लोग जो होते थे वो सिर्फ चीज़ों को ओरली सुनते थे और अपनी चीज़ों को समझते थे। इस तरीके से काम होता था वहाँ पर। क्योंकि देखिए, कुछ नया आता है तो इंसान को घबराहट होती है उसको अडॉप्ट करने में। तो यूरोप के अलाइट लोग तो रीडिंग करने लग गए थे, लेकिन अभी भी कॉमन इंसान जो था यूरोप का, वो थोड़ा रीड करने में हिचकिचाता था। वो क्या करते थे, ओरली अपनी नॉलेज को गेन किया करते थे। उसके बाद इस तरीके से जो हियरिंग पब्लिक थी वो रीडिंग पब्लिक में भी बदल गई। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो गया, लोग जो थे, जो लिटरेट इलिटरेट थे बेचारे, इसलिए ओरली सुनते थे, नॉलेज लेते थे, वो भी धीरे धीरे इंटरेस्ट दिखाने लग गए, लिटरेसी रेट बढ़ने लग गई। तो अपने आप हियरिंग पब्लिक जो थी वो रीडिंग पब्लिक में कन्वर्ट हो गई। इट मीन्स जो पहले सुनते थे वो अब चीज़ों को रीड भी करने लग गए थे। उसके बाद हर इंसान ने प्रिंट को अपने हिसाब से देखा। अब देखिए, गणपति जी का तो काम था बुद्धि बांटना, उन्होंने तो बांटी, उन्होंने तो अपना काम किया कि भाई लोगों को रास्ता दिखाओ। अब लोग उस रास्ते पर कैसे चलते हैं वो तो उनके ऊपर है। तो प्रिंट को भी देना गणपति जी ने दे दिया, लेकिन अब उस प्रिंट को हर इंसान कैसे ले रहा था वो हर इंसान की अपनी अलग अलग सोच थी। जैसे कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि भाई प्रिंट कल्चर आया है तो उससे से ज़्यादा आइडिया सर्कुलेट होंगे, फैलेंगे। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई प्रिंट जो है वो लोगों को कुछ अच्छे आइडियाज़ सोचने का मौका दे रहा है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि प्रिंट की वजह से ही लोग डिबेट और डिस्कशन कर पाएंगे। अब देखिए, जो इंसान पढ़ना लिखना नहीं जानता उससे आप क्या डिबेट और डिस्कशन करोगे, लेकिन जो इंसान पढ़ना लिखना जानता है उसका दिमाग खुल जाता है और वो आसानी से डिबेट और डिस्कशन कर सकता है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि प्रिंट कल्चर की वजह से डिबेट और डिस्कशन भी ज़रूर होगा। उसके अलावा कुछ ये कह रहे थे कि भाई प्रिंट जो है वो सही नहीं है, जैसे अथॉरिटीज़, क्योंकि अथॉरिटीज़ को ये लग रहा था कि अब प्रिंट आ गया है, लोग अब क्या करेंगे, हमसे सवाल जवाब करेंगे, हमारी ही रॉयल्टी पे क्वेश्चंस उठाएंगे। तो कुछ अथॉरिटीज़ को प्रिंट कल्चर अच्छा नहीं लगा। कुछ लोगों ने ये सोचा कि प्रिंट भाई लोगों को मौका देगा कुछ अलग सोचने का। तो बहुत लोगों ने प्रिंट को अपने हिसाब से लिया। गणेश जी ने अपना काम कर दिया था, प्रिंटिंग कल्चर लिया है, प्रिंटिंग प्रेस लिया है, लेकिन अब उन किताबों से आप क्या सीख रहे हो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हर इंसान ने प्रिंट को अपने तरीके से देखा। उसके बाद कुछ लोग जो थे वो प्रिंट के बिल्कुल ही विरुद्ध थे। मतलब उन्हें लग रहा था कि ये जो प्रिंट कल्चर आया है ये बेकार आया है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा पुराना जो चल रहा है वही अच्छा है, कुछ नया नहीं आना चाहिए। वो ये समझते हैं कि समय के साथ नहीं बदलना है, लेकिन ज़रूरत यह है कि समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो जो लोग प्रिंट के ख़िलाफ़ थे वो ये कहते थे कि भाई प्रिंट जो है वो लोगों के दिमाग पे असर करेगा। दूसरी चीज़ वो ये कहते थे कि प्रिंट की वजह से हो सकता है लोगों के दिमाग में इर्रिलीजियस थॉट आ जाए, मतलब लोग अपने धर्म कास्ट को ही भूल जाएं। तीसरी चीज़ ये कहते थे कि प्रिंट की वजह से रॉयल्टीज़ को बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। जो राजा महाराजा हैं उनकी प्रैक्टिसेस पर सवाल उठेंगे, उन्हें क्रिटिसाइज़ होना पड़ेगा। तो इस तरह के सब चीज़ें जो थी, इस तरह की सोच थी लोगों की प्रिंट कल्चर के लिए। उसके अलावा कुछ ये कहते थे, जो स्कॉलर्स थे, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं स्कॉलर्स, वो लोग ये कहते थे कि भाई प्रिंट से इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट आएगा, मतलब सब इंटेलिजेंसी के हिसाब से सोचेंगे। तो हर इंसान की अपनी अलग अलग सोच थी। कुछ प्रिंट को बहुत अच्छा मान रहे थे तो कुछ प्रिंट को गलत मान रहे थे।
उसी तरीके से अब हम बात करते हैं एक और बंदे की जिससे मिले थे गणपति जी। तो गणपति जी इस बंदे की वीरता से बहुत खुश हुए। गणपति जी को ये लगा कि भाई जो मैंने प्रिंट का आगाज़ किया है, प्रिंटिंग कल्चर का, प्रिंटिंग प्रेसों का, तो उससे लोगों के विचार बदल रहे हैं, लोग सही गलत में फ़र्क करना जान रहे हैं, तो मेरी तो सबसे बड़ी जीत वही है। गणपति जी तो बहुत खुश हुए क्योंकि उन्होंने एक बंदे को देखा, मार्टिन लूथर को। ये मार्टिन लूथर जो था, ये रिलीजियस रिफॉर्मर था, मतलब रिलीजन्स को प्रमोट करने में, रिलीजन्स को चेंज करने में, समय समय पर मतलब उनमें चेंज इंट्रोड्यूस करने में, कि हर रिलीजन की ग्रोथ होनी चाहिए, इस तरीके से हर रिलीजन में चेंज इंट्रोड्यूस करने में विश्वास रखता था। तो 1517 की बात है, जो ये रिलीजियस रिफॉर्मर था मार्टिन लूथर, इसने 95 थीसिस लिखी। थीसिस होते हैं रिसर्च पेपर्स, इसने वो लिखे। और उन 95 थीसिस में इसने क्या किया, इसने क्रिटिसाइज किया प्रैक्टिसेस ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च को, क्योंकि इसको हो सकता है कुछ बातें सही लगी हों, कुछ बातें रोमन कैथोलिक चर्च की गलत लगी हों, तो इसने उन थीसिस में अपने ओपिनियन को लिखा। उसकी प्रिंटेड कॉपीज इसने रोमन कैथोलिक चर्च के बाहर ही चिपकवा दी, चर्च अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए। और लूथर की राइटिंग जो थी, ये थीसिस की, वो इतनी फेमस हो गई कि उसकी किताबें लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हुई और हाथों हाथ बिक भी जाती थी। 5000 कॉपीज सोल्ड हुई कुछ ही हफ्तों में, और दूसरा एडिशन 3 महीने के अंदर अंदर आ गया। ये था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ये कहते थे कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। और मार्टिन लूथर तो इस बात को मानते भी थे कि प्रिंट जो है वो भगवान का दिया हुआ हमको तोहफा है, और एक बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि प्रिंट जो है वो इंसान के हथियार होने का काम करता है। और इसी बात से मार्टिन लूथर की गणपति जी बहुत खुश हुए कि अगर प्रिंट हमको, अगर किताबें हमें सही गलत में फ़र्क करना सिखाती हैं, तो किताबें सचमुच बहुत अच्छी हैं, और हर इंसान को किताब से दोस्ती करनी चाहिए। उसके बाद एक और बंदा जिसने मार्टिन लूथर को ही अपना इंस्पिरेशन माना, वो बंदा था मैनोचियो। मैनोचियो जो था वो एक मीलर था इटली का। इसने भी अपने आसपास की किताबें पढ़कर सारी नॉलेज गेन की थी, और इसने भी रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, क्योंकि इसने जो नॉलेज गेन की थी वो की थी बाइबल के लिए। इसने बाइबल में जो भी बातें लिखी गई थी या जो भी प्रैक्टिसेस रोमन कैथोलिक चर्च करते थे उनको री इंटरप्रेट किया। मतलब इस बंदे ने इतनी नॉलेज गेन करी कि ये दोबारा से सोचने पर मजबूर हो गया कि कौन सी प्रैक्टिस सही है और कौन सी गलत है। तो इस तरीके से इसने भी मार्टिन लूथर की तरह क्रिटिसाइज़ किया प्रैक्टिसेस को रोमन कैथोलिक चर्च। लेकिन मैनोचियो जो था वो एक पॉपुलर आदमी नहीं था, तो उसको 2 बार कैथोलिक चर्च में, रोमन कैथोलिक चर्च में बुलाया गया। उसकी वहाँ पेशी हुई। इसमें लिखा हुआ है हॉल्ड अप ट्वाइस। हॉल्ड अप का मतलब होता है पेशी होना। तो इसकी चर्च में पेशी हुई और अल्टीमेटली इसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, इसे मार दिया गया। तो इस तरीके से इस मैनोचियो ने भी अपने विचारों को आगे रखा। कुछ लोगों के विचार जो हैं वो आंधी की तरह आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों के विचार वहीं की वहीं दबा दिए जाते हैं। लेकिन एक प्रिंट की अच्छी बात यह है कि प्रिंट हर इंसान के विचारों को आगे आने का मौका ज़रूर देता है। उसके बाद देखिए रोमन कैथोलिक चर्च जो थे
अब उनके ऊपर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी कि एक तो मार्टिन लूथर पीछे पड़ा हुआ और उसके अलावा फिर ये मैनोचियो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पब्लिशर्स और बुक सेलर्स पे कंट्रोल लगवा दिया, क्योंकि इस दुनिया में अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, रोमन कैथोलिक चर्च वालों ने पूरे पब्लिशर्स और सारे बुक सेलर्स पर क्या लगवा दिया, कंट्रोल लगवा दिया, और कुछ बुक्स को भी मार्केट में बैन कर दिया कि इस तरह की बुक्स मार्केट में नहीं चलेंगी। इस तरह का काम किया रोमन कैथोलिक चर्च ने। उसके बाद देखिए आया रीडिंग मैनिया। रीडिंग मैनिया मतलब गणपति जी ने जो शुरुआत करी थी, अब उसका असर किस तरीके से देखने को मिला। तो उसका असर इस तरीके से देखने को मिला कि हर जगह पर प्रिंट कल्चर आ चुका था। 17th 18th सेंचुरी में लिटरेसी लेवल जो गणपति जी का सपना था वो यूरोप का बहुत अच्छा, बहुत हाई पहुंच गया था। मतलब अब यूरोप में 17th 18th सेंचुरी में लोगों ने पढ़ना लिखना, लिटरेसी रेट काफ़ी ग्रो हो गई थी यूरोप की। चर्च जो थे उन्होंने भी स्कूल सेटअप करना स्टार्ट कर दिया था विलेजेस में, जिससे बच्चों को एजुकेट किया जा सके। उसके अलावा बुक सेलर्स जो थे उनका व्यापार इतना अच्छा चल रहा था कि उनको अपने साथ पैडलर्स रखने पड़ते थे। पैडलर्स होते हैं जो साइकिल से सामान बेचने के लिए जाते हैं। तो वो पैडलर्स जो होते थे वो इनकी किताबें लेकर जाते थे और घर घर जाके बेच के आते थे। तो गणपति जी भाई ये देखकर बहुत खुश हुए कि मैंने जो पहल की थी आज उसको नई उड़ान मिली है। अब जो सपना मैंने देखा था कि हर इंसान के अंदर बुद्धि की वृद्धि वो हो रही है। हर इंसान अपने लिए लड़ना सीख रहा है, हर इंसान अपनी बात को रखना सीख रहा है। तो गणपति जी इस बात को देखकर बहुत खुश हुए। उसके अलावा यूरोप में एल्मेनेक्स आए। एल्मेनेक्स होते हैं वैसे कैलेंडर्स, तो यूरोप में वो भी आए जिनके अंदर एस्ट्रोनॉमिकल डाटा, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स की इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें दी जाती थी। तो ये सब चीज़ें जो थी वो भी लोगों के एवरीडे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई थी। उसके अलावा चैप बुक्स जो थी वो इंग्लैंड में बहुत फेमस हुई थी। इंग्लैंड में चैप बुक्स जो थी उनको जो पैडलर्स लेके जाते थे उन्हें चैपमैन कहा जाता था। तो ये चैप बुक्स जो थी ये भी बहुत सस्ती थी, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, जिससे हर इंसान इसे अफोर्ड कर पाए। तो गणपति जी को ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि भाई सुविधा ऐसी होनी चाहिए जो अमीर गरीब सबके लिए हो। तो इस तरह की किताबों को देखकर गणपति जी ने इन किताबों को प्रोड्यूस करने वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया, क्योंकि ये अमीरों के लिए ही नहीं गरीबों के बारे में भी सोच रहे थे। उसके अलावा फ्रांस में बेलियोलिथिक ब्लू करके एक किताब थी, वो बहुत फेमस थी। ये भी लो प्राइस थी, स्मॉल साइज़ की किताब थी। इसके पन्ने ज़रूर पुअर क्वालिटी के थे और इसकी पहचान ये थी कि ये ब्लू कवर की थी। फ्रांस में बेलियोलिथिक ब्लू करके किताब थी, छोटी साइज़ की, इसका कलर ब्लू था, इसके पन्ने जो थे वो थोड़े पुअर क्वालिटी के थे और ये किताब ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी, लेकिन पढ़ने के हिसाब से अच्छी थी। तो ये भी एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। उसके अलावा बुक्स जो थी वो बहुत साइजेस की, बहुत इंटरेस्ट को सर्व करने वाली सारे मार्केट्स में अवेलेबल थी। तो गणपति जी को यही लगा कि जो बुद्धि में लोगों को देना चाहता था, जिसके लिए दुनिया मुझे पूछती है, वो काम मैं यूरोप में भी कर पाया। तो गणपति जी को अपने आप ही बहुत बहुत प्रसन्नता हुई कि मैं जो चाहता था, मैं इन देशों में जिस उद्देश्य के लिए आया था वो मैंने पूरा किया। उसके अलावा एक और चीज़ हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो पढ़कर तरक्की की ऊंचाइयों पर भी पहुँचे। जैसे कि बात करूं कि कुछ लोग ऐसे थे जो करंट अफेयर्स लिखने लग गए थे। मतलब आज की दुनिया में जितना भी कुछ हो रहा है उस पर किताबें छपने लग गई थी। तो इसे कहा गया था इमरजेंस ऑफ रीडिंग मैनिया। कि रीडिंग मैनिया का इमरजेंस कैसे हुआ, मतलब कैसे रीडिंग एक तरीके से बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन ले आई। न्यूज़पेपर, जर्नल्स जो थे
उनमें ट्रेड वॉर्स की इंफॉर्मेशंस छपने लग गई। साइंटिस्ट फिलोसोफर्स जो थे वो अपनी किताबें अलग से छापने लग गए। तो मतलब हर इंसान प्रिंट की वजह से अलग अलग सोचने लग गया। जैसे आइजैक न्यूटन जो थे, उन्होंने अपनी किताबों में अपनी सारी डिस्कवरीज को डाला था, और उनकी किताबों को सबसे ज़्यादा साइंटिफिकली माइंड वाले जो लोग होते थे वो पढ़ते थे। उसी तरीके से थिंकर्स थॉमस पेन, वॉलेटेयर, जीन जैक रोसियो, इनकी भी थिंकिंग, इनकी भी किताबें लोग बहुत इंटरेस्ट से पढ़ा करते थे, क्योंकि प्रिंट ने लोगों को कुछ अलग तरीके से सोचने का मौका दे दिया था। उसके अलावा ये कहा गया कि ट्रैम्बल देयर फॉर ट्राइंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रैम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। ये एक स्टेटमेंट दे रखा है। इस स्टेटमेंट का मतलब जो है वो ये है, सबसे पहले तो इस स्टेटमेंट को किसने दिया है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस स्टेटमेंट को दिया है लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने, जो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे 18th सेंचुरी के। इन्होंने स्टेटमेंट को दिया है। इनके अकॉर्डिंग प्रिंटिंग प्रेस जो है वो एक मोस्ट पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का। ये बंदा जो था, इसको भी गणपति जी के प्रताप से बहुत प्रेरणा मिली, जिसका नाम था लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। इस बंदे ने ये कहा कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो एक बहुत ही पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का। मतलब अगर प्रोग्रेस की गाड़ी चल रही है तो उसका इंजन है प्रिंटिंग प्रेस। आज हम लोग भी जो पढ़ पा रहे हैं, हम अपने विचार रख पाते हैं, वो कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार ये चीज़ है। उसके अलावा आप ये बात कह सकते हैं कि बुक्स जो थी उन्हें कंसीडर किया गया कि बुक्स जो हैं वो प्रोग्रेस और एनलाइटनमेंट के काम आने लग गई। मतलब किताबें जो थी वो इंसान सिर्फ अपने पर्सनल यूज़, अपने पर्सनल एजुकेशन के लिए नहीं पढ़ रहा था। किताबें इसलिए भी पढ़ी जा रही थी जिससे देश की तरक्की हो और लोगों को रोशनी के रास्ते की तरफ लेके जाया जा सके। तो ये सब देखकर गणपति जी बहुत खुश हुए। उसके अलावा एक आंदोलन चला, एक रेवोल्यूशन चला फ्रांस में, फ्रेंच रेवोल्यूशन। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसके लिए भी ये कहा गया कि उसके भी स्टार्ट होने के पीछे कहीं ना कहीं प्रिंट कल्चर जो था वो बहुत बड़ा भागीदार था। मतलब प्रिंट कल्चर ने ही इस तरह के रेवोल्यूशन को हवा दी। वो कैसे कह सकते हैं? वो इस तरीके से कह सकते हैं क्योंकि प्रिंट कल्चर की वजह से लोगों ने ट्रेडिशंस को, अथॉरिटीज़ को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। प्रिंट कल्चर की वजह से लोग अपनी आज़ादी के बारे में सोचने लग गए, अपने नेशनलिज्म के बारे में सोचने लग गए। प्रिंट कल्चर की वजह से ही लोगों ने नॉर्म्स, वैल्यूज़ को रीवैल्यूएट करना स्टार्ट कर दिया कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और उस पर दोबारा से एक नज़र डालनी पड़ेगी, इस तरह की चीज़। उसके अलावा प्रिंट कल्चर में एक चीज़ और की गई कि कार्टून्स बनाए गए रॉयल्टीज़ के कार्टून बनाकर उनको क्या दिखाया गया, उनको इस तरीके से शो किया गया कि भाई मोनार्की तो ऐशो आराम की ज़िंदगी है, और जो बेचारे मोनार्क के नीचे रहते हैं कॉमन लोग, उनकी ज़िंदगी हार्डशिप की ज़िंदगी है। तो इस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे भी प्रिंट का बहुत बड़ा योगदान था। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि प्रिंट आया तो उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने मोनार्की के खिलाफ आवाज़ उठाई, पुराने जो प्रैक्टिसेस थी उन पर आवाज़ उठाई, लोगों ने नॉर्म्स वगैरह को रीवैल्यूएट किया, प्रिंट कल्चर से रॉयल्टीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया, कार्टून्स बनाए गए जो ये डिपिक्ट करते थे कि रॉयल्टीज़ की ज़िंदगी तो ऐशो आराम की है और कॉमन आदमी को हार्डशिप झेलनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रिंट कल्चर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके अलावा हम बात करते हैं, देखिए अब प्रिंट जो था, गणेश जी का सपना क्या था? गणेश जी का सपना ये था कि प्रिंट सिर्फ वर्कर्स के लिए, प्रिंट सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, प्रिंट समाज में हर कैटेगरी के लिए होना चाहिए। फिर चाहे वो बच्चे हों, फिर चाहे वो औरतें हों, चाहे वो बेचारे वर्कर्स हों, प्रिंट सबके लिए होना चाहिए।
तो देखिए गणेश जी का ये सपना भी पूरा हुआ। प्रिंट को एसोसिएट किया गया चिल्ड्रन से। कैसे? कि प्राइमरी एजुकेशन जो थी बच्चों के लिए, जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की एजुकेशन होती है, वो 19th सेंचुरी में कंपलसरी कर दी गई पूरे यूरोप में। उसके अलावा चिल्ड्रन प्रिंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैटेगरी बन गए। क्यों? क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनके लिए किताबें भी छपेंगी, तो एक बहुत अच्छा काम ये हुआ। उसके अलावा चिल्ड्रन प्रेस जो थी वो फ्रांस में सेटअप की गई, और उसमें लिटरेचर सिर्फ चिल्ड्रन के लिए ही छपता था। जो बात है 1857 की, उसे चिल्ड्रंस प्रेस कहा गया था, और जो फ्रांस में बनी थी। उसके अलावा ग्रिम ब्रदर्स थे जर्मनी के। ये दो भाई, इन्होंने अपना जीवन के बहुत साल पीजेंट्स के साथ गुजारे गांव में, क्योंकि ये वहाँ इसलिए जाते थे जिससे ये बच्चों के लिए कुछ और बहुत सारी फॉक टेल्स या फिर कुछ लोकल कहानियों को गैदर कर सके। और ये क्या करते थे, ये जब बच्चों के लिए कहानियाँ लेकर आते थे गाँव से, तो पहले उन्हें एडिट करते थे। जो चीज़ें बच्चों के लिए इररेलीवेंट होती थी उन्हें नहीं डालते थे, और जो रेलिवेंट होती थी उन्हें डालकर किताबों को पब्लिश किया करते थे। तो ग्रिम ब्रदर्स का भी प्रिंट कल्चर और बच्चों के लिए बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, और ये उनकी बात है 1812 की। उसके अलावा प्रिंट जो है वो औरतों के लिए भी बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि यही कहा जाता है, भगवान भी यही मानता है, हम भी यही मानते हैं, कि जिस समाज में औरत की तरक्की होती है तो वो समाज एक साथ दुगनी गति से आगे बढ़ता है और देश को भी आगे बढ़ाता है। लेकिन जिस समाज में औरत की प्रोग्रेस नहीं होती है, वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है, वो पीछे ही रह जाता है। तो इस तरह की बात जो थी वो प्रिंट कल्चर ने भी साबित करी, कि पेनी मैगजीन्स जो थी वो बहुत फेमस हुई। पेनी पेनी मैगजीन्स जो थी वो औरतों के लिए ही छपती थी, जिसमें औरतों के प्रॉपर बिहेवियर, हाउसकीपिंग, इस तरह के टॉपिक्स का जिक्र होता था। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी नॉवलिस्ट जिन्होंने औरतों को प्रेरणा दी, वो नॉवलिस्ट थी जैन ऑस्टिन, ब्रॉन्ड सिस्टर, जॉर्ज एलियट। इन सब ने जो अपनी किताबों में औरतों को पिक्चराइज किया, वो एक अलग ही तरीके की औरत थी। औरत जिनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, औरत जिनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, औरत जो डिटरमेंट है, जो अपने निर्णय से नहीं हिलती है, औरत जिसके पास थिंकिंग पावर है, जो हर चीज़ को बहुत सोच विचार के करती है। तो इस वजह से ये जो नॉवेलिस्ट थे, इन्होंने भी औरतों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया, जिसे देखकर गणपति जी बहुत खुश हुए कि समाज सिर्फ आदमियों को लेकर ही तरक्की नहीं कर रहा, औरत, बच्चों, सबको लेकर तरक्की कर रहा है। तो ये बात गणपति जी को बहुत अच्छी लगी। उसके अलावा लैंडिंग लाइब्रेरीज बनाई गई वर्कर्स के लिए, जिससे वर्कर्स वहाँ बैठकर एजुकेट हो सके। उसके अलावा सेल्फ एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग जो थे वो अपने बारे में भी लिखते थे। जो सेल्फ एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे वो अपने बारे में भी लिखते थे। उसके अलावा ये भी कहा गया कि जब वर्कर्स का टाइम पीरियड काम करने का शॉर्टन कर दिया गया, मतलब जो वर्कर्स की शिफ्ट्स होती हैं या वर्किंग आवर्स होते हैं, जब उन्हें यूरोप में कम कर दिया गया, तो वर्कर्स अपना ध्यान अपने सेल्फ एक्सप्रेशन, अपनी ग्रूमिंग पे लगा पाए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स, और कुछ वर्कर्स ने तो अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी खुद की ज़िंदगी पर जीवनी भी लिखी। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, ये भी एक प्रेरणा का स्रोत है कि जो सपना गणपति जी ने देखा वो सपना यूरोप में सच हुआ। और सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं, जो छोटे तबके के लोग थे वो भी इतने ज़्यादा विद्वान, इतने बुद्धिमान हो गए थे कि वो अपने विचारों को किताबों के रूप में दुनिया तक ला रहे थे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात थी। गणपति जी से प्रेरणा लेकर और धीरे धीरे करके लोगों ने बहुत सारे प्रिंटिंग कल्चर में इनोवेशंस किए। जैसे लेट 18th सेंचुरी में जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो मैकेनिकल हो गई। देखिए पहले जो मशीन्स चलती थी प्रिंटिंग प्रेस में वो वुडन होती थी, लेकिन लेट 18th सेंचुरी में वो सारी मशीन्स मेटालिक रूप में बदल गई।
उसके अलावा मिड 19 सेंचुरी से पहले 19 सेंचुरी की बात करें, 19 सेंचुरी में भी छोटे छोटे इनोवेशंस हुए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर। और उसके अलावा मिड 19 सेंचुरी में रिचर्ड एमयू करके एक बंदा था, न्यूयॉर्क का रिचर्ड एमयू। इस बंदे ने भी क्या किया, इसने सिलेंड्रिकल प्रेस को इंट्रोड्यूस किया। सिलेंड्रिकल प्रेस मतलब क्या होती है, एक सिलेंडर जैसा पूरा रॉड होता है जिस पे पेपर लपटा रहता है और वो घूमता रहता है और पेपर जो है वो बाहर निकलता रहता है, उस पर प्रिंट होता रहता है। तो ये जो सिलेंड्रिकल प्रेस थी ये सबसे ज़्यादा उस समय न्यूज़पेपर्स को प्रिंट करने के काम आई थी। तो रिचर्ड एमयू का भी प्रिंटिंग कल्चर में बहुत बड़ा योगदान था। तो इस तरीके से गणपति जी ने अपना पूरा भ्रमण चाइना, यूरोप, जापान में पूरा किया। और जो सपना इन देशों के लिए गणपति जी ने देखा था कि प्रिंट कल्चर देशों में ऐसा आए जो लोगों को अलग से सोचने का तरीका दे, प्रिंट कल्चर कुछ ऐसा आए जो अलग से लोगों को अपने हक के लिए लड़ने का मौका दे, वो गणपति जी का साकार हुआ। और आज हम उसी तरक्की के रास्ते पर गणपति जी की कृपा से चल रहे हैं। अब मैं अपना नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी आप लोगों के पास बहुत ही जल्दी, जिसमें हम बात करेंगे प्रिंट कल्चर इन इंडिया, कि जब गणपति जी ने विदेशों में इतना वरदान दिया तो अब खुद के देश के लिए गणपति जी ने क्या क्या किया। तो देखते रहिए मेरा चैनल। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, मेरा चैप्टर अच्छा लगा हो, जो भी मैंने पढ़ाया वो पूरा एनसीईआरटी में से था, लेकिन आपके लिए कुछ मज़ेदार बनाने के लिए मैंने इसे कहानी के रूप में आप सबको सुनाया। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू करें, फुल शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। जय श्री गणेश।